नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म एसपीडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आज के इस न्यू वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा भूगोल से ये मतलब समझने की कोशिश करते हैं भूगोल में कि जो भूगोल यानी ज्योग्राफी जो शब्द है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। जियोग्राफी ज्योग्राफी जो है ना, दो शब्दों से मतलब बना है। एक है जियो, ठीक है, दो शब्दों से बना है। पहला जियो प्लस ग्राफिया, ग्राफिया। इस बात को समझिए आप, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, क्या होता है? पृथ्वी। और वही हम बात करते हैं ग्राफिया का, तो इसका अर्थ होता है वर्णन, वर्णन करना, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन, यानी जिस विषय में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं वही भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसको एक सुव्यवस्थित तरीके से परिभाषा के माध्यम से हम थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। भूगोल को यदि परिभाषित करना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि वह विषय जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी या उनके प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन नदियों नदियों पर्वतों जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं भूगोल कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि वह विषय जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी, उनके प्राकृतिक संसाधन, नदियों, पर्वतों, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब इसके जनक के बारे में देख लें तो इनके भूगोल का जो जनक है ना, वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। किसे कहते हैं जनक? इरेटोस्थनीज साहब को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले
हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो प्रथम अध्याय यानी भारत संसाधन एवं उपयोग को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम टोटल 5 से 6 साल का क्वेश्चन एनालिसिस अगर हम किए तो हमें ये पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल में प्रथम अध्याय से ही पूछा जाता है। हर एक साल का आप देख लो ना, हर एक साल का देख लो, 2021 की बात कर लो, 22 का, 23, 24 में, 25 में या 26 में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, उसी तरह से लघुत्तरीय क्वेश्चन जो दो मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, उसमें भी टोटल जबकि आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2021 में पूछा हुआ है। इस तरह से अगर 2026 की बात कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन पूछ दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रथम अध्याय से पूछ दिया है, जबकि भूगोल में हमें 12 अध्याय को पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब क्रिएट हो रहा है ना, प्रथम अध्याय से बोर्ड में पूछा जा रहा है। मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रथम चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर बोर्ड उस चैप्टर को महत्व दे रहा है तो समझो कि हमें भी कहीं ना कहीं उस चैप्टर को उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई इसी चैप्टर से ज़्यादातर आने वाला है। 2024 की यदि बात करते हैं तो 2024 में आप देखो, इस बात को गौर करो, तो ऑब्जेक्टिव में 11 क्वेश्चन पूछ दिया है, लघुत्तरीय क्वेश्चन को 4 लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया है। और ये तो मतलब हद ही कर दिया कि मतलब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर जो हम लिखते हैं, केवल 2 क्वेश्चन भूगोल में आता है, उसमें से दोनों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक अध्याय से पूछ दिया है। ठीक है, तो इतना मतलब आप समझ गए हो कि इस अध्याय का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा वेटेज रखता है अकेले सिर्फ भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं। भाई जब देखो मानव ना, देखो सबसे अगर बुद्धिजीवी अगर प्राणी है ना तो मानव ही है, सबसे मतलब उसका सबसे डेवलप्ड प्राणी है, और वो अपने दिमाग और अपने तकनीक के बदौलत बहुत कुछ कर चुका है। वो संसाधन में मतलब यही कि कहें तो जब मतलब तकनीक और अपने मतलब किसी भी वस्तु और पदार्थ को अपने बुद्धि विवेक से उसको अपने उपयोगी बना लेता है, तो वही कहीं ना कहीं क्या है, संसाधन है। जैसे देखो भूमि की ही बात कर लेते हैं, तो भूमि पे क्या है, वो मतलब खेत में बीज खाद डाल करके सिंचाई करके फसल उगा लेता है। जल की ही बात करें तो जल में आप देखोगे, नदी की ही बात कर लो तो नदी से बिजली उत्पादन कर लेते हैं, उसके अलग अलग मतलब कहें तो नहर निकाल करके सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। उसी तरह वन की बात करें तो वन मतलब पेड़ पौधा काट करके अपने लिए बेहतर फर्नीचर बना लेते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें खनिज पदार्थ की यानी कोयला की ही बात कर लेते हैं, तो मतलब कोयला से अपना उद्योग धंधा मतलब कहीं ना कहीं चलता है। उसी तरह से ये शक्ति के लिए बोले, ऊर्जा के लिए बोले तो जैसे कि पवन चक्की होता है, उसे मतलब उसके मदद से बिजली उत्पादन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इसे हम परिभाषित कर सकते हैं संसाधन को, कि जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अपने विवेक, कौशल, तकनीक के सहारे किसी वस्तु या पदार्थ को अपने उपयोगी योग्य
बना लेता है संसाधन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं जल, कोयला, वन, बहुत कुछ। इन जो भी संसाधन हैं, इन संसाधन को कहीं ना कहीं सभी संसाधन अलग अलग तरीके से और सभी संसाधन को मतलब अलग अलग तरीके से इसको आधार बनाकर वर्गीकृत किया गया है। अगर देखा जाए संसाधन को तो मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 4 आधार कौन कौन से? तो पहले हमारा आता है जिसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, संसाधन का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 4 आधार पे किया गया। कितने आधारों पे किया गया है? 4 आधार पे। पहला यदि हम बात करें तो वो है उत्पत्ति के आधार पे। क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति पे जैव और अजैव, कहने का मतलब है कि जीव और निर्जीव के आधार पर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, वही हम उपयोगिता के आधार पर हम बात कर लेते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो इस पे भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। क्या है? ठीक है, अब वही हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पे हमारा हो जाता है चार प्रकार का। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे हम बात करें तो हमारा संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम पहला संसाधन की बात करें तो हमारा आ जाता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा यदि हम बात कर लें तो वो हमारा हो जाता है सामुदायिक संसाधन। ठीक है, पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसी तरह से अगर विकास की स्थिति के आधार पर देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया। वही हम बात करते हैं विकास की उसकी स्थिति के आधार पर, उसमें चार भागों में मतलब 4 प्रकार उसको भी विभाजित किया गया। ठीक है, जिसमें पहला हमारा आता है संभाव्य संसाधन। कौन सा है? संभाव्य संसाधन। और दूसरा हमारा है विकसित संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और क्या है? संचित संसाधन। ठीक है, पहला हमारा है संभाव्य, उसके बाद हमारा है विकसित। टोटल 4 है। पहला है संभाव्य, दूसरा है विकसित और तीसरा क्या हो जाता है? भंडार संसाधन। क्या है? भंडार संसाधन। और फिर हमारा चौथा हो जाता है कहें तो संचित संसाधन। क्या होता है? संचित संसाधन।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या कहा, संसाधन का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पे किया गया है। पहला यदि बात करते हैं तो वो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा है उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हमारा होता है विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव यानी कि मतलब सजीव और निर्जीव भागों में बांटा गया। ठीक है, और उपयोगिता के आधार पर करें तो नवीकरणीय कहने का मतलब ये हो गया कि जिस संसाधन को हम बार बार मतलब उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और अनवीकरणीय जिसको हम मतलब कहीं ना कहीं जो जिससे हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समय आने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब होता है कि मतलब मालिक, मतलब स्वामित्व मतलब स्वामी यानी कि मालिक। व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्तिगत संसाधन में वे सब संसाधन आते हैं जो कहीं ना कहीं कोई मतलब व्यक्ति उसका मालिक खुद होता है। कहीं तो अगर किसी का अगर गाड़ी हो गया, कार हो गया, या फिर किसी का घर हो गया, तो ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और वही सामुदायिक संसाधन की हम बात करें तो सामुदायिक संसाधन में वो सब संसाधन आते हैं जिसका कहीं ना कहीं एक समुचित रूप से सभी लोग उस संसाधन का यूज करते हैं। अगर कहें तो अगर मंदिर की बात कर लें या फिर बात कर लें प्लेग्राउंड की बात कर लें, तो वहाँ क्या होता है, कोई एक मतलब खास व्यक्ति नहीं जाता है वहाँ, मतलब सामुदायिक रूप से वहाँ पे लोग जाते हैं। ठीक है, वो सब आ जाते हैं सामुदायिक संसाधन में। वही राष्ट्रीय संसाधन की हम बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन में वे सभी संसाधन आते हैं जो कहीं ना कहीं एक देश के अंतर्गत आता है और उस पर जो पूरा जो अधिकार होता है एक देश का होता है। और वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में वो किसी स्पेशली किसी एक देश का नहीं होता है, वो हर एक देश का उस पर अधिकार होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम विकास की स्थिति के आधार पर हम देख लेंगे संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन है। ठीक है, हर एक संसाधन को यदि हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर ही, तो सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ, ठीक है, और फिगर के साथ भी। ठीक ना, चलिए हम पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात करें तो हमने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है जैव और दूसरा हमारा हो जाता है अजैव संसाधन। ठीक है, यानी कि बायोटिक और दूसरा हमारा आता है अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, देखो क्या रहा है कि वह संसाधन जो जीवित प्राणियों में किसमें होता है, जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है और इसमें जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है, ये प्रजनन कर सकते हैं। ठीक ना, उदाहरण के लिए आपका हो गया वन हो गया, पशु हो गया, मत्स्य, पक्षी, फसलें, ये सब जो होते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वही अगर अजैव संसाधन की हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो है सो आप देख सकते हो कि निर्जीव वस्तुएं आते हैं। ठीक है, वे संसाधन जो निर्जीव प्रकृति तत्वों से प्राप्त होते हैं, इसमें जीवन नहीं होता। और ये क्या होता है, जीवन नहीं होता। जो भाई निर्जीव है उसमें जीवन थोड़ी ना होगा, और ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करें जल की या फिर हम बात करें वायु की, खनिज हो गए, मिट्टी हो गया, सूर्य, ये सब क्या होते हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन की, तो कह रहा है कि जो बार बार प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त हो सकता है। यानी कि हमने उस टाइम भी कहा था कि नवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन को रखा गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, खुद से रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक क्रिया द्वारा मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूर्य ऊर्जा की हम बात कर ले, सूर्य ऊर्जा मतलब सूर्य से जो हम अगर मान लीजिए कि सोलर पैनल के माध्यम से जो मतलब बिजली हम अगर प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सूर्य के माध्यम से हो रहा है। तो वो जो सौर ऊर्जा हो गया वो हो गया, या फिर पवन ऊर्जा की बात कर ले, जल की बात कर ले, तो ये सब क्या होता है कि हम उससे पुनः जो है सो उस संसाधन को मतलब पुनः मतलब यूज कर सकते हैं। कि जो मतलब कह रहा है कि जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता, क्या कह रहा है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, और दूसरा हमारा हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसके अंतर्गत कह रहा है कि जो एक बार प्रयोग होने पर, ठीक है, एक बार प्रयोग होने पर समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और जो मतलब वो पुनः जल्दी प्राप्त भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अब देख लो कोयला की हम बात कर लें, कोयला अगर खदान से जो निकल रहा है वो एक समय ऐसा भी आएगा जो मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम की हम बात कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमारा है आप देख सकते हो, उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर हमने बताया था स्वामित्व के आधार पर बताया
कि संसाधन के 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर। संसाधन के कितने प्रकार हो जाते हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें हम देखें तो पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हम बताए थे कि वैसे संसाधन जिसका कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति का ही उस पर अधिकार होता है। बात कर लें, किसी का अगर घर है, किसी की गाड़ी है, ठीक है, तो ऐसे संसाधन पे क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी कह रहा है कि मतलब उसका मालिक खुद होता है। कह रहा है कि वह संसाधन जिनका स्वामित्व, ठीक है, वह संसाधन जिनका जो स्वामित्व है किसी व्यक्ति या परिवार के पास होता है, ठीक है, जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। बात कर ले हम, घर की हो गया, किसी का अपना खेत है, दुकान है, वाहन है, किसी का अपना फर्नीचर है, व्यक्तिगत बैंक खाता है, आभूषण है, ठीक है, उस पर क्या मतलब उसका मतलब अपना अधिकार होता है, उस चीज का जो मालिक होता है वो स्वयं होता है। ठीक है, उसी तरह अगर सामुदायिक संसाधन की हम बात करें तो सामुदायिक संसाधन में वो सारे संसाधन आ जाते हैं जो ना कहीं उस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों का उस पर अधिकार होता है। उसके अंतर्गत आपका मंदिर आ जाएगा, खेल का मैदान आ जाएगा, या फिर बहुत कुछ तालाब की ही बात कर लेते हैं, चारागाह हो गया। ठीक है, यानी कि जिसका जो सामुदायिक मतलब समुदाय या समाज होता है, क्या होता है उसका जो मतलब जिनका स्वामित्व किसी समुदाय या समाज के सभी लोगों के पास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लो, चारागाह, तालाब, सामुदायिक भूमि हो गया, पार्क देख लो आप, विद्यालय, पंचायत भवन और सामुदायिक कुआं भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और आधार बच जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, एक है राष्ट्रीय संसाधन और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कह रहा है कि जिनका जो स्वामित्व और नियंत्रण जो होता है, मतलब उसका मालिक और उसका जो कंट्रोल होता है किसी एक देश के पास होता है। क्या होता है? किसी एक देश के पास होता है। ठीक है, और जिनका उपयोग उस देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देख लो, अगर हम वन की बात कर लें, यानी कि भारत देश के अंतर्गत जो भी वन आते हैं उसकी हम बात कर लें, या फिर भारत देश के अंतर्गत आने वाले कोयला की बात कर लें, तो उस पर जो अधिकार है किसका अधिकार है? हमारा भारत सरकार का उस पर अधिकार है। ठीक है, यानी कि भारत के लोगों का जो है उस पर अधिकार है। वही हम पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, तो यानी कि सऊदी अरब में यदि पेट्रोलियम है तो वहाँ पे जो अधिकार किसका है? तो सऊदी अरब का है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिनका जो उपयोग है दो या दो से अधिक देश मिलकर करते हैं, यानी कि कोई स्पेशली एक देश उसका यूज नहीं करता है, एक से अधिक देश जब मिल करके उस संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत उसको रखते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि दो या दो से अधिक देश मिलकर करते हैं जिन पर सभी देश अपना समान अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो समुद्र जो है किसी विशेष देश का नहीं होता, या फिर अंतरिक्ष की हम बात कर ले तो कोई स्पेशली किसी देश का नहीं है, उस पर हर एक देश का क्या है? अधिकार है। ठीक है, या फिर हम बात कर ले अंटार्कटिका महादेश की। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। एक हमारा हो जाता है संभाव्य संसाधन। ठीक है, क्या है? संभाव्य संसाधन और विकसित संसाधन। ये जो है आता है हमारे विकास की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है संभाव्य संसाधन। कौन सा है? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन कहता है कि वे संसाधन जिसका भविष्य में क्या है? भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, परंतु अभी जो इनका पूरा जो है सो ज्ञान हमें नहीं हुआ है। क्या पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, या उपयोग नहीं हुआ है? क्या या तो उनका उपयोग नहीं हुआ, या फिर हमें पूरा ज्ञान नहीं हुआ है कि उस संसाधन को कैसे उपयोग में लाया जा सके। हमें जितना मतलब ज्ञान हुआ, जितना अपना समझ विकसित करके किसी वस्तु से अपना मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वस्तु हैं जिनको उपयोग के लायक तो हैं, लेकिन हमें उस अपने मतलब
अपना तकनीक को ही विकसित नहीं कर पाए, अपनी समझ को ही विकसित नहीं कर पाए कि उससे हम अपना आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर पाएं, तो ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की, ज्वार भाटा ऊर्जा हो गया या फिर भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा की, ये सब क्या हो जाते हैं, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, ये सब जो है कौन से संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, संभाव्य संसाधन, ठीक ना। आगे हम देख लेते हैं विकसित संसाधन के बारे में, ठीक है। विकसित संसाधन के बारे में कह रहा है कि वे संसाधन जिनका पूरी तरह से सर्वेक्षण हो चुका है, ठीक है, मतलब उसका पता लगाया जा चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है मतलब उसका अच्छी तरीके से पता लगाया जा चुका है और उपयोग में लाया गया है, उपयोग में भी लाया गया है, और जिनका उपयोग वर्तमान में बड़े बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन। जिनका सर्वेक्षण भी हो चुका है कि वो संसाधन कितना है, कितना बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया है, हर कुछ के बारे में मतलब पता है, और उसका जो है उपयोग में भी लाया जा रहा है, और उसके अभी वर्तमान समय में उसका जो उपयोग है बहुत ही बड़े पैमाने पर भी किया जा रहा है। वो सब कौन से संसाधन के अंतर्गत आता है, विकसित संसाधन के अंतर्गत। एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपका हो गया कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, विकसित संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा है भंडार संसाधन। कौन सा है भाई, भंडार संसाधन है। भंडार संसाधन की हम बात करें तो वे संसाधन जिनका गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ठीक है, जिनका गुणात्मक मतलब उस संसाधन का जो गुण एवं मात्रा मतलब वो कितना है मतलब बचा हुआ, ठीक है, मात्रात्मक ज्ञान है, परंतु उनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है, वैसे भंडार संसाधन में, ठीक है। जैसे कि मान चलो कि मतलब कोयला, ठीक है ना, मतलब बहुत कम कोयला, बहुत मतलब मान चलो किसी पहाड़ के अंतर्गत अंदर कोयला पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पहाड़ से कोयला निकालने में हमारा बहुत ज़्यादा अगर खर्च हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस संसाधन को छोड़ देते हैं कि हाँ भाई चलो उस जितना वो मतलब संसाधन में मतलब यूज भी नहीं कर पाएंगे उसको, उससे ज़्यादा क्या मतलब उसको निकालने में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। उसमें आपका खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम के भंडार आते हैं और प्राकृतिक गैस के भंडार आ जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संचित संसाधन की, तो उसके अंदर वे संसाधन आते हैं जो वर्तमान में उपयोग के लिए उपलब्ध है तथा भविष्य के लिए संरक्षित करके रखे जाते हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, संचित संसाधन। कहने का अर्थ है इसके अंतर्गत आपका सोना आ जाता है, चांदी, अनाज का भंडारण हो गया, पानी का भंडारण हो गया, ठीक है, वन का संरक्षण हो गया, मतलब वर्तमान में तो उपयोग कर ही रहे हैं और उसका भविष्य के लिए भी उसको संरक्षित रखा गया है, ठीक है, ऐसे संसाधन को संचित संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है संसाधन नियोजन को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। संसाधन नियोजन को थोड़ा समझ लेते हैं कि संसाधन नियोजन कहता क्या है। संसाधन नियोजन कहने का मतलब ये हुआ कि हम संसाधन को इस तरीके से यूज करें, यूज में लाएं कि मतलब बहुत संसाधन को बहुत कम उपयोग में ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लें, यही मतलब एक नियोजन हुआ, मतलब एक समन्वय हुआ कि कम संसाधन में हम अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं आखिर ये कहता क्या है। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की योजना बनाने से है, यानी कि कम संसाधन के अंतर्गत हम अपना सर्वोत्तम आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति कर सकते हैं वो कह रहा है। और इसका जो उद्देश्य की हम बात कर लें तो ये सीमित संसाधनों का उचित वितरण करके अधिक लाभ प्राप्त करना है। कहने का मतलब है कि सीमित संसाधनों का उचित वितरण करके अधिक लाभ, यानी कि मतलब जितना हमें आवश्यकता है बस उतना को ही यूज करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, ठीक है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन के मतलब 5 उपाय, मतलब ऐसा किस तरह से उस संसाधन को उस तरीके से यूज करेंगे कि मतलब कम से कम संसाधन में हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा कह रहा है संसाधन की पहचान एवं सर्वेक्षण, यानी कि हम उस संसाधन को पहले पहचान करें और सर्वेक्षण करें कि वो जो संसाधन है अभी वर्तमान में कितना है, कितना खर्च हो गया है, कितना बचा हुआ है और कब तक वो संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मददगार साबित होगा। जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम मतलब सर्वेक्षण कर लेते हैं तो उसी जैसे कि हम बात कर लें क्षेत्र में जल की, जहाँ अगर मान चलो कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पर जल की बहुत कमी है, किल्लत है, और उस जगह हम इस तरीके से उसको यूज करेंगे कि मतलब एक लंबे समय तक उसको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ साथ उसको लंबे समय तक यूज कर लें। यानी कि जहाँ पे हम अगर उस पानी को हम सिंचाई में ही काम करते हैं तो हमें उतना ही सिंचाई करना है जितना उसकी आवश्यकता है, ज़्यादा ये नहीं कि मतलब पानी जा रहा है जाने दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
उसी तरह से अगर वन की बात करें, खनिज की बात करें, यानी आदि का जो सर्वे करना होता है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि संसाधन का उचित एवं वैज्ञानिक उपयोग, मतलब उसका जो मतलब उपयोग जो करना है उसको वैज्ञानिक तरीके से, मतलब उसको उचित और वैज्ञानिक तरीके से यूज करना है। जैसे कि मतलब बहुत मतलब कहे ना कि कम से कम संसाधन में अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति कर पाएंगे। जैसे कि कम पानी में कह रहा है, कम पानी में अधिक उत्पादन कर लेना, ठीक है। संसाधन का संरक्षण, संरक्षण का मतलब हो गया कि उसका मतलब बचाव कैसे करके रखें, तो पेड़ लगाकर, पेड़ लगाना, जल बचाना, मिट्टी की रक्षा करना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि संसाधनों का संतुलित एवं न्यायसंगत वितरण, संतुलित एवं न्यायसंगत वितरण से स्पष्ट ये है कि सभी लोगों तक बराबर पहुंचना। कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधन जो है ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही व्यक्ति विशेष को वह संसाधन की आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और कोई जो है उससे वंचित रह जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। यानी कि संसाधन का संतुलित तरीके से और न्याय संगत तरीके से, यानी कि ये नहीं कि कोई उसको बहुत ज़्यादा यूज कर लिया और कोई जो है सो उसको अपने आवश्यकताओं को पूर्ति ही नहीं कर पाया। क्या जैसे कि सभी लोगों का बराबर तक, मतलब सभी लोगों तक बराबर पहुंचना। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपयोग, मतलब अगर कोई ऐसा संसाधन जो कि वो बहुत कम मतलब रह गया है और उसको अधिक से अधिक दिनों तक उसे हम अगर यूज में लेना चाहते हैं, तो कह रहा है कि भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधन का, जब जैसे कि वैकल्पिक ऊर्जा की हम बात करें, वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाना, मतलब अगर उसके जगह जैसे कि अगर हम कोयला से बिजली का उत्पादन करते हैं, तो कह रहा है कि वैकल्पिक ऊर्जा अपनाना, कहना है कि उसके जगह हम कोई दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, ताकि हम कोयला का जो है सो लंबे समय तक यूज किसी और काम में उपयोग कर सकें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, कह रहा है कि संसाधन का संरक्षण, यानी कि संसाधन का संरक्षण कैसे करें, संसाधन को बचाव कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन संरक्षण आखिर होता क्या है, ठीक है। कह रहा है कि संसाधन का संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों का सावधानी पूर्वक उचित और संतुलित उपयोग करना, ताकि वे संसाधन आज और भविष्य दोनों के लिए उपलब्ध बने रहे तथा उनका दुरुपयोग, अव्यय और क्षति रोकी जा सके। कहने का मतलब है कि उसको इस तरीके से यूज करना है कि उसका दुरुपयोग ना हो, उसकी क्षति ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। संसाधन का जो हम संरक्षण कर रहे हैं, उसका जो हम बचाव कर रहे हैं, उसको उतना ही उपयोग में ला रहे हैं जितना हमें आवश्यकता है, तो उसको मतलब आवश्यकता मतलब उसको क्यों मतलब जरूरी है कि उसको संसाधन का संरक्षण करने की आवश्यकता ही क्यों है, वो कह रहा है। तो कह रहा है कि संसाधन जो है सीमित है, संसाधन क्या है, सीमित है। यदि हम कोयला पेट्रोलियम की बात कर लें तो वो एक सीमित मात्रा में है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि संसाधन सीमित है, असीमित नहीं है, इसे अधिक दोहन से समाप्त हो सकते हैं। अधिक दोहन का अर्थ हुआ, दोहन कहने का मतलब कि अधिक खर्च करने से, अधिक खर्च यानी कि जहाँ पे हमें बहुत कम मात्रा में ही उससे अगर कहें तो संसाधन मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर किसी क्षेत्र में जल मतलब एक सीमित मात्रा में है और उसे मतलब सिंचाई के लिए बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे जल है कि मतलब वहाँ की सिंचाई हो जाए, लेकिन अगर हम उसी जल को किसी एक क्षेत्र विशेष में ऐसे मतलब डाल करके छोड़ दें, तो कंटिन्यू तरीके से पानी अगर उसमें जा रहा है, उसे उस तरीके से यूज ना करें, तो क्या कहीं ना कहीं उसका दोहन ही हो रहा है एक तरह से। उसके बाद कह रहा है कि संसाधन का संरक्षण करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। यदि अभी से हम संसाधन का संरक्षण करते रहे, उसका बचाव करते रहे, उतना ही उपयोग करें जितना कि हमें आवश्यकता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो सकता है कि उपयोगी साबित हो सकता है, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और प्राकृतिक संकटों से बचा हुआ रहता है। फिर अगला पॉइंट हम देख लें तो कहता है संसाधनों का सतत विकास संभव है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यह आर्थिक बचत करता है और देश के समग्र विकास के लिए सहायक होता है। आर्थिक बचत कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी
क्षेत्र विशेष की बात करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में पानी का मात्रा सीमित है तो वहाँ पे क्या है कि अगर मतलब उस आर्थिक बचत, अगर मान चलो पीने की पानी की मतलब अगर कमी हो गई और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी था लेकिन उसको हम बचत नहीं कर पाए, दोहन किए उसका, तो एक समय आने पे वो खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसी पानी को मतलब उसी पानी के लिए हम कहीं से और से खरीद करके लाएंगे, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी हमारा नुकसान ही हो रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आर्थिक बचत करता है कौन, क्या करता है, संरक्षण क्यों जरूरी है, इस चीज़ को आप समझिए, जिसमें आर्थिक बचत करता है और देश के लिए समग्र विकास के लिए सहायक होता है। उसके बाद है कि संरक्षण में प्रदूषण कम होता है। अगर हम संरक्षण कह रहे हैं यानी कि अगर मान के चलिए कोयला से बिजली उत्पादन हो रहा है और या फिर किसी अन्य कार्य में ही काम कर रहे हैं या फिर उद्योग में ही कोयला का इस्तेमाल हो रहा है, तो अति मतलब जितना हम उसका कम यूज करेंगे प्रदूषण उतना कम होगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन संभव होता है, मतलब संरक्षण से प्रदूषण कम होगा और उसके बाद क्या होगा, स्वच्छ एवं जीवन क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सतत विकास की अवधारणा। सतत क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में पूछता है। यही होता है दीर्घोत्तरीय में आपको थोड़ा लंबा तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होता है और लघुत्तरीय में उसको 2 से 3 लाइन में समाप्त कर देना होता है और दीर्घोत्तरीय में उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। सतत विकास का कह रहा है कि सतत विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता न हो। यह विकास आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय तीनों पहलुओं में संतुलन बनाकर किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीवन के गुणवत्ता को बेहतर बनाना। कहने का मतलब है कि संसाधन को हमें इस तरह से यूज करना है, इस तरह से उपयोग में लाना है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या करे, उसका उपयोग कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल में ही आप देख सकते हैं उदाहरण में कि वर्षा जल संचयन करके, मतलब उससे हम क्या जब वर्षा जल संचयन करके हम उस जल को सिंचाई में भी यूज ले सकते हैं। और सौर ऊर्जा का उपयोग, पेड़ लगाना, प्लास्टिक, इस तरीके से आप उदाहरण से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आगे कह रहा है कुछ मतलब महत्वपूर्ण तथ्य को आप समझ लेते हैं। पहला जो चैप्टर हमारा है कि भारत, चैप्टर का जो नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रह गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उस मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला कह रहा है कि संविधान के विषय में प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये जो भाई एक लाइन है ना, ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा है? जिमरमैन ने कहा है। लेकिन इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे संविधान नहीं संसाधन होगा। क्या होगा? संसाधन। संसाधन होगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि संसाधन के विषय में प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु या पदार्थ हो गया, वो क्या होता है, मतलब ऐसे ही पर अगर हम कोयला की बात कर ले तो कोयला तो बहुत मतलब 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से क्या है, कोयला यूं ही पड़ा था। लेकिन पहले क्या उसका हम उपयोग हमें पता था। अगर पहले से पता रहता तो क्या मतलब इतने दिन पहले से भी उसका यूज हो सकता था। लेकिन क्या है कि 4 साल 5 साल से उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने 400-500 साल से उसका ज़्यादा यूज होने लगा है। लेकिन उससे पहले क्या था कि लोगों को पता ही नहीं था कि कोयला का उपयोग हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। मतलब वो संसाधन तो पहले से मौजूद था लेकिन उसके बारे में पता नहीं था, उतना हम समझ नहीं पा रहे थे, अपना समझ विकसित नहीं कर पाए थे कि आखिर उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। या फिर पेड़ पौधा की बात करें तो जब हमें इस बात का समझ नहीं था कि पेड़ पौधा से हम फर्नीचर का भी निर्माण कर सकते हैं, तो यानी कि वो चीज़ मौजूद तो प्राकृतिक में मौजूद तो पहले से ही था, लेकिन उसका हम किस तरीके से अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाएंगे वो चीज़ हमें पता नहीं था। इसलिए कह रहा है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। उसको मतलब अपने आवश्यकता अनुसार जब हम उस वस्तु को उपयोग में लाते हैं तो वही क्या होता है, संसाधन, मतलब संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगर हम दूसरा पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, पेट भरने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए, यानी कि
अगर आपके पास संतुष्टि है तो अगर संतुष्टि नाम की चीज़ है तो उससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके अंदर यदि लालच आ जा रहा है तो आप कितना भी, आपके पास कितना भी कुछ भी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे पेटी कहने का मतलब है, पेटी भरने का अर्थ है यही है कि लालच से, मतलब अगर आप लालच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या है, वो चीज़ भी आपके लिए कम ही पड़ जाएगा एक तरह से। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, ये मतलब एक कथन है। इस कथन को कहा था, मतलब मानव एवं तकनीक की विशेष शोषणात्मक दोहन प्रकृति डाल्टनों की अर्थव्यवस्था कही जाती है। क्या कही जाती है? डाल्टनों की अर्थव्यवस्था। पूछेगा कि डाल्टनों की अर्थव्यवस्था किसे कही जाती है, तो मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन की प्रकृति जो है सो डाल्टनों की अर्थव्यवस्था कही जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उनके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। मतलब किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कम से कम उस भूभाग पर 33% भूभाग पर क्या है, मतलब वन का विस्तार करना आवश्यक है। चलिए अगला मतलब पॉइंट को समझते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, पूछेगा कि आधुनिक, क्वेश्चन में पूछेगा कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आपका जवाब क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर, मतलब आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो मतलब नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बाढ़ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। बाढ़ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि खनिज सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक और दूसरा हमारा हो जाता है अधात्विक खनिज। ठीक है, फिर है कि कर्नाटक भारत का लगभग 1/4 लौह उत्पादन करता है। मतलब पूरे भारतवर्ष की यदि हम बात कर लें तो 4 भाग में सिर्फ और सिर्फ, मतलब कर्नाटक ही है। कर्नाटक एक ऐसा मतलब राज्य कहें तो 4 भागों में 1 भाग सिर्फ कर्नाटक ही उत्पादन करता है। क्या चीज? लौह का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भाखड़ा नांगल विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है सो किस नदी पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई की हम बात करें तो मतलब 500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में प्रथम आधुनिक एयरपोर्ट मुंबई के पास तारापुर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। भारत में प्रथम आधुनिक एयरपोर्ट मुंबई के पास तारापुर में स्थापित किया गया है। ये सब रिसेंटली क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इस तरीके से हमने संपूर्ण कहे तो इस चैप्टर को ना मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया गया चैप्टर को, जो मतलब अलग अलग क ख ग करके इस तरीके से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम सिर्फ संसाधन के बारे में, मतलब उसका उपयोग और उसके मतलब परिचय के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्लास जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उसमें हम पहला हमारा है कृषि चैप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कृषि। ये आपका क हो गया। और हमारा दूसरा चैप्टर फिर है, मतलब उसी में ख चैप्टर आपका जल संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डिटेल्स में। और हमें बस उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हमने यदि हम बात करें तो बचपन से लेकर के अब तक बहुत कुछ पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने टाइम से सिर्फ एग्जाम को टारगेट करके पढ़ते थे, नहीं, मतलब हर चीज़ पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि हमें एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है। इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मतलब कि कितना ज़्यादा पढ़ लें, इससे ज़्यादा ध्यान देना है कि कितना मतलब ऑथेंटिक पढ़े, जो एग्जाम के पर्पज़ से मतलब एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, हमारा ये क चैप्टर आपका हो गया कृषि, ख जल संसाधन है, और गौ में हम पढ़ेंगे वन प्राणिक में, और आगे का जो चैप्टर है वह है खनिज संसाधन है, और एक लास्ट चैप्टर इसमें हमारा हो जाएगा, लास्ट टॉपिक कहे तो शक्ति ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, इस 5 चैप्टर को हम कहे तो चैप्टर ही है एक तरह से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा करके इसको अच्छी तरीके से इसको विस्तार करके बुक में दिया गया है, तो इसको
आगे जो क्लास चलेगा उसमें अगला क्लास हम कृषि यानी कि मतलब भूमि वही कृषि मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास होने वाला है मृदा के बारे में होगा। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और वीडियो को अच्छे से तरीके से देखिएगा, और आप लोग शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।